सभी साथियों को नमस्कार। तो हम लोग माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स जो राजस्थान विश्वविद्यालय में चलती है सब्जेक्ट, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसी की लेक्चर सीरीज में पिछले जो लेक्चर था जिसका अंत हमने एक क्वेश्चन के साथ किया था, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लेन वेव का प्रोपगेशन इन ए फ्री स्पेस किस प्रकार से होता है। तब हमने पाया था कि प्लेन वेव जब एक फ्री स्पेस से प्रोपोगेट करती है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोगेशन की दिशा में कोई भी कंपोनेंट नहीं होता है। और हमने यह भी पाया था कि प्लेन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है वो भी नहीं होगा, तभी वो एक प्लेन वेव होगी। और हमने हमारा लेक्चर का अंत इस क्वेश्चन के साथ किया था। आशा है आपने ये क्वेश्चन करने का प्रयास किया होगा। आज हम इस लेक्चर में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा उद्देश्य इस लेक्चर में इस क्वेश्चन के साथ यह है कि हमें यह प्रूव करना है कि जब प्लेन वेव प्रोपगेट करती है, मान लीजिए हम जेड दिशा में प्रोपगेशन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और वो साथ ही साथ प्रोपगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर भी होंगी। मतलब हमने माना कि हमारा वेव सपोज जेड दिशा में प्रोपगेट कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स दिशा में होगा या वाई दिशा में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स दिशा में है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाई दिशा में होगा। अगर उल्टा हो, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वाई में हो तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स में होगा, और साथ ही साथ ये जेड के दोनों ही क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक तो यह प्रूव करना है। दूसरा, हमें वेव जब ये हमारा जो प्लेन वेव था, ऐसा हमने एक पिछली कक्षा को आप देख सकते हो दोबारा से, ऐसा एक प्लेन था जो माध्यम में आगे बढ़ रहा था, मीडियम में आगे जा रहा था जेड दिशा में कुछ वेग से, वी से, ठीक है। तो जब यह जाएगा तो माध्यम कुछ इम्पिडेंस लगाएगा, मतलब माध्यम उसको बढ़ने से रोकेगा, कुछ रेजिस्टेंस देगा। वो इम्पिडेंस कितना होगा वो आज हम इस क्वेश्चन के जरिए हमारा निकालने का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो इसकी शुरुआत हम आंसर से आप इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि तो इसको आंसर को लिखने के लिए आप शुरुआत करेंगे, लेट अस कंसीडर द वेव इज प्रोपगेटिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो हमने जेड डायरेक्शन में प्रोपगेशन मान लिया है। और मैक्सवेल की इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन से हम डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू एच, यहाँ हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिख रहे हैं, मतलब फेजर फॉर्म लिख रहे हैं। तो टाइम का हमने पिछली बार बता दिया था, डेल बाई डेल टी को हमने क्या माना था, डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू जे ओमेगा आता है। कैसे आता है ये हमने पीछे की कक्षा में हमने बता दिया था कि ये किस प्रकार आता है, डेल बाई डेल टी जे ओमेगा करके आपका आता है। उसी को आप लिखोगे तो ये इक्वेशन आएगा। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका कर्ल हम इस प्रकार लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ नीचे दर्शाया है। राइट हैंड साइड में भी ये h क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के हम कार्टेशियन के अंदर तीन कंपोनेंट x y z के टर्म में h को हमने लिख दिया है। तो अब इस जब कर्ल को हम सोल्व करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड को जब सोल्व करेंगे और इसको सोल्व करने के बाद इसके x कंपोनेंट, मतलब i दिशा के, j के और k के कंपोनेंट जो आएंगे उनका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम इस प्रकार से ये इक्वेशन लिख सकेंगे। देखिए, जब i का कंपोनेंट निकालेंगे तो इससे क्या आएगा, डेल Ez ऊपर जाएगा, डेल Ez बाई डेल वाई माइनस डेल Ey बाई डेल जेड। इसी प्रकार से सोल्व करते हैं हम कल जैसा हमने दिखाया। तो ये हमारा i का कंपोनेंट आएगा, और i का राइट हैंड साइड में क्या कंपोनेंट था, माइनस जे ओमेगा म्यू एच एक्स, जो हमने यहाँ लिखा है। इसी प्रकार से j के मतलब y के कंपोनेंट को कंपेयर करके आप लिख दोगे, z के कंपोनेंट को कंपेयर करके लिख दोगे। और दूसरा, हमने प्लेन वेव जब प्रोपगेट करती है तो हमने क्या माना था कि प्रोपगेशन की दिशा में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की वैल्यू, मतलब प्रोपगेशन की दिशा यहाँ हम z मान रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट
मैग्नेटिक फील्ड का जेड कंपोनेंट दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये कंडीशन हम यहां लगाते हैं तो हमारा फर्स्ट ये कैंसिल 0 हो जाएगा, इसका ये भाग 0 हो जाएगा और इसका ये संपूर्ण 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर एच जेड क्या है, 0 है। दूसरा, प्लेन के अंदर हमने क्या माना था कि जो कोई प्लेन होगा उसके ऊपर इस दिशा में वाई में और एक्स में वेरिएशन क्या होगा, 0। तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं स्लाइड को। तो फाइनल हमें इन तीन कंपोनेंट से हमें दो इक्वेशन ये मिलती हैं। पहली इक्वेशन हम यहां लिख दी, दूसरी इक्वेशन को हमने यहां लिख दिया है। तो आगे की स्लाइड में हमने दोनों इक्वेशन यहां नोट डाउन कर दी है। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेव है, मतलब एक वेव की जैसे प्रोपोगेट कर रही है। जैसा इसका सॉल्यूशन हमने पिछली कक्षा में निकाला था प्लेन वेव के लिए, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पे हमने जो प्लेन वेव ये इक्वेशन जब सोल्व करी थी तो हमारा ये इक्वेशन आया था, प्लेन वेव का इक्वेशन। प्लेन वेव का इक्वेशन ये हमारा आया था। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो हमारा जेड दिशा में प्रोपोगेटिंग वेव को दर्शा रहा था, दूसरा हमारा माइनस जेड दिशा में वेव के प्रोपोगेशन को दर्शा रहा था। तो आज हम सिर्फ प्लस जेड दिशा में प्रोपोगेशन मान रहे हैं, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट लिया। तो मैं ई वाई को इस प्रकार लिख सकता हूं, वेव की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया। तो इस इक्वेशन का अगर हम जेड के साथ डेरिवेटिव लें तो क्या होगा, E0 एम्पलीट्यूड था, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां जेड के सापेक्ष जब डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस जे बीटा, और बीटा क्या है हमारा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। बीटा होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा बाय वी। ओमेगा बाय वी, वी वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, ये आ जाएगा। तो और यहां से देखिए ये टर्म E0 ये क्या था, ये हमने जो वेव माना था ई वाई, तो इसकी जगह ये पुट कर देते हैं। तो फाइनल हमारा जो इस इक्वेशन का जो ये लेफ्ट हैंड पार्ट था वो किसके बराबर आ गया, डेल ई वाई बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस जे बीटा ई वाई। इस वैल्यू को जब हम इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनल हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस जे बीटा ई वाई, यहां से ये आ गया हमारा जे म्यू ओमेगा एच एक्स, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन के लिए आप एक वेव का फॉर्म लिखेंगे जिसके अंदर ई एक्स रहेगा और बाकी सारी इक्वेशन जो जिस प्रकार ये इक्वेशन थी उसी प्रकार रहेगी, और उसको आप इसी स्टेप से सोल्व करेंगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से इस इक्वेशन का थोड़ा सा हम मैथमेटिकल अरेंजमेंट किया, ई वाई बाई एच एक्स हो गया इज इक्वल टू ओमेगा म्यू बीटा आ गया, ओमेगा म्यू बीटा आ गया। और ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा बाय बीटा अभी हमने बताया, ये ओमेगा बाय बीटा होगा v, और वेव का जो वेलोसिटी v होती है, v वेलोसिटी आपकी बराबर होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन म्यू नोट अपसाइलन नोट, इसके बराबर होती है। ये है चीज हमने एक लेक्चर हमारा जिसके अंदर वेव इक्वेशन नाम से जो लेक्चर है उसमें हमने ये क्वांटिटी निकाली थी कि वेव का वेलोसिटी v जो होता है वो किसके बराबर निकला था हमारा, 1 बाई अंडर रूट म्यू जीरो बाई अपसाइलन जीरो। ये मान हम इसमें रखते हैं, यहाँ ओमेगा बाई बीटा हमारा v के बराबर होता है। तो ये मान जब इसमें रखेंगे तो ये फाइनल हमारा ई वाई बाई एच एक्स जो है वो अंडर रूट म्यू बाई अपसाइलन आ गया। यहाँ पे ये फ्री स्पेस के लिए तो म्यू नोट बाई अपसाइलन नोट आ गया, और इन दोनों की म्यू नोट और अपसाइलन नोट की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए हमें पता है। उनको रख के आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 377, अप्रोक्सीमेट 377 आएगा।
और इन दोनों का अगर आप यूनिट चेक करोगे तो ये इम्पिडेंस के इक्वल आता है। तो मतलब जब वेव जब प्रोपोगेट करती है फ्री स्पेस में तो उसे 377 ओम का इम्पिडेंस दिखता है। जब वह माध्यम में ट्रेवल कर रही होती है तो उसे 377 ओम का के इम्पिडेंस का सामना करना होता है। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब है यहाँ पे सिर्फ वेव का डायरेक्शन, माइनस हम कन्वेंशनली जेड की नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब वेव हमारी अगर माइनस दिशा में जा रही होगी तो ये माइनस आएगा, ठीक है। जो प्रोपोगेशन के विपरीत दिशा के लिए हमने जेड की दिशा में माना था और माइनस आ रहा है तो मतलब ये है कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व करें तो इस इक्वेशन को सोल्व करके मैंने बताया था अभी इसको भी इसी प्रकार सोल्व करेंगे तो आपके पास यहां तक ये इक्वेशन आ जाएगी। ये वैल्यू आप जब इसमें यहां पुट करेंगे तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं, इस बार आपका आ गया EX डिवाइडेड बाई HY अंडर रूट म्यू बाई एप्सिलॉन नोट, और इनकी वैल्यू रखेंगे तो आपको पास फिर से क्या आ जाएगा 377 ओम। अब ये इक्वेशन बता रही है आपको कि वेव जब प्लस जेड दिशा में जाएगी तो वह 377 ओम का क्या देखेगी, प्रतिरोध। और ये इक्वेशन बता रही थी जब वेव माइनस जेड दिशा में जाएगी तो इतना ओम देखेगी, ठीक है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को वापस से रखते हैं। इन दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों में 377 ओम है, तो इन दोनों को बराबर करके हम आपस में एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कंपोनेंट में इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे जेड का कंपोनेंट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि प्लेन वेव में जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होगा। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड का भी जेड डायरेक्शन का 0 होगा, इसलिए वो दोनों यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। अब E डॉट H करें, अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, EX HX और EY HY, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई हमारे डॉट प्रोडक्ट से। अभी हमें वैल्यू चाहिए किसकी, EX इंटू HX। तो अब इसमें हम ये जो इम्पिडेंस के लिए जो इक्वेशन निकाली थी उनका यूज करेंगे। देखो इन दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड बराबर है तो इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं आपस में। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, EX इंटू HX इज इक्वल टू माइनस का EY इंटू HY होता है। अब ये वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे इसमें तो आपका E डॉट H क्या हो गया, 0। और जब किसी दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, और थीटा जब व्हेन थीटा इज 90 डिग्री देन कोस थीटा विल बी 0। दैट मीन्स व्हेन डॉट प्रोडक्ट इज 0 मीन्स बोथ आर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमारा प्रूव हो गया यहाँ से कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, और जेड कंपोनेंट तो 0 ही है। तो इस प्रकार हमारा ये भी हो गया कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी, वे एक दूसरे के भी वो क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जैसा स्किन डेप्थ क्या होती है और प्लेन वेव जब किसी कंडक्टिंग मीडियम से प्रोपोगेट करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, कैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसका स्टडी करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।